हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई समतल दर्पण, दो समतल दर्पण के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट बाकी रह गया था, उसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब कोई समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो उसकी इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। दो केसेस में देखेंगे, एक तो जब दर्पण रेस्ट पे होगा और सेकंड नंबर में जब दर्पण भी मोशन में होगा। तो है ना, जैसे दर्पण को भी मोशन में रखे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग कि दो समतल दर्पण के बीच बना प्रतिबिंब। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, ये चीज को हमको देखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक दर्पण है, ये है आपका एक मिरर और ये है आपका कोई दूसरा मिरर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो मिरर है, ये एक मिरर दूसरा मिरर, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है और वो एंगल हम ले लेते हैं थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, कभी 0, कभी मान लो 30 डिग्री है, कभी 45 डिग्री है, कभी 60 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सिचुएशन में इस मिरर के बीच में, दोनों मिरर के बीच में यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ला के रख दे, एक वस्तु ला के रख दे, हम खड़ा हो जाएं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रतिबिंब की संख्या को फाइंड करने के लिए, प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करने के लिए कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला है और आपको याद रखना है। जैसे पहला नंबर में है कि अगर प्रतिबिंब का जो फॉर्मूला है वो 360 बाई थीटा हम यूज करेंगे। n इज इक्वल टू कितना यूज करेंगे, 360 बाई थीटा, जहां ये थीटा क्या है, दो दर्पण के बीच का कोण है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 360 बाई थीटा। और जब, यदि हम लोग ऐसे लिखे कि यदि n इज इक्वल टू सम संख्या हो, मतलब कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 360 बाई थीटा करने के बाद अगर नंबर ऑफ इमेज n का मान सम संख्या आता है तो हम इमेज की जो नंबर बताएंगे वो n-1 बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हम थीटा का मान कुछ भी रखें तो n का मान आ गया 6, तो हम बोलेंगे कि इसके बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 नहीं बनेगा, वो कितना बनेगा, 6-1 यानी कि 5 बनेगा। कब ऐसा काम करेंगे, जब n का मान किस में आए, सम संख्या में आए, है ना। तो n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा में अगर n सम संख्या आता है तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितने के बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा। ठीक है, चाहे वस्तु, इसी में ये लाइन को भी ऐड करना है कि चाहे वस्तु सिमेट्रिकली रखा हो। अभी हम आपको समझाएंगे कि सिमेट्रिकली क्या होता है। ठीक है, चाहे वस्तु सिमेट्रिकली हो या नॉन सिमेट्रिकली रखा हो। ठीक है, चाहे वस्तु को हम सिमेट्रिकली रखें, चाहे वस्तु को हम नॉन सिमेट्रिकली रखें, दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेज कितने के बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा। ठीक, एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं हम, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा। एक तो नंबर ऑफ इमेज क्लियर हो जाएगा और दूसरा नंबर में है कि सिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है और नॉन सिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है। ये भी सिमेट्रिकली को हिंदी में कहते हैं सममित, है ना, समान स्थिति में। जैसे मान लो कि कोई दो दर्पण है। ठीक है, ये हमारा है दो दर्पण
और दोनों दर्पण के बीच का जो थीटा है बाबू वो 60 डिग्री है। कितना है थीटा? 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। फॉर्मूला लगाएंगे n = 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा का जगह पे कितना है? 60 है। कैलकुलेट किए, गुना भाग किए, 6 छक 36, n = आया 6। n = कितना आया? 6। और 6 क्या है आपका? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या। तो जल्दी बोल दो, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n-1 के बराबर होगा, यानी 6 - 1 यानी कि 5 के बराबर होगा। ठीक है, यानी जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुका हो और उस दर्पण के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा? तो आंसर है कि इस ऑब्जेक्ट का 5 इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात आती है कि सिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है। तो आंसर है कि अगर हम दोनों दर्पण को 60 डिग्री के बीच में रखते हुए वस्तु को हम ऐसे रखें कि वस्तु का जो लोकेशन है, ध्यान से देखना, वस्तु का जो लोकेशन है वो अगर दोनों दर्पण के साथ में सेम एंगल बनाता हो तो उस अवस्था को हम कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं उसको हम? सिमेट्रिक। और हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है। जैसे मान लो हम ऑब्जेक्ट को यहां रखे, दो दर्पणों के बीच का एंगल कितना था? 60। 60 को हम अगर दो भाग में बांटेंगे तो 30-30, यहां भी 30 डिग्री और यहां भी कितना है? 30 डिग्री। तो अगर हम वस्तु को ऐसे रखें कि वो पहले दर्पण के साथ जितना कोण बनाता है उतना ही कोण दूसरे दर्पण के साथ भी बनाए, तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक, है ना। और अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें तो भी नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा बाबू? 5। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 5। क्योंकि कंडीशन है कि चाहे आप वस्तु को सिमेट्रिक रखो या नॉन सिमेट्रिक रखो, नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा? n-1 ही आएगा। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? जब इसको कैलकुलेट करने के बाद 360 बाई थीटा करने के बाद आपका n का वैल्यू क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन सिमेट्रिक किसको बोलेंगे? तो जैसे मान लो कि दो मिरर है और यहां पे हम ऑब्जेक्ट को लाके रखें, ऑब्जेक्ट को ला करके हम यहां पे रखें और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट पहले मिरर के साथ में 20 डिग्री का एंगल बना रहा और दूसरे मिरर के साथ में ये मान लो 40 डिग्री का एंगल बना रहा। यानी दोनों मिरर के साथ में जब ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगल बनाता हो तो इस अवस्था को हम कहते हैं नॉन सिमेट्रिक। क्या कहते हैं हम इसको? नॉन सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, और जब सेम एंगल बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। तो अब मेरे ख्याल से आपको सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया, नॉन सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया। चाहे वस्तु नॉन सिमेट्रिक रखे चाहे वस्तु सिमेट्रिक रखे, ठीक है, दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? n-1। ऐसा कब होगा? जब n का वैल्यू क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। क्या ये जरूरी है? जरा सोच के बताना, जरूरी है क्या कि हर एक थीटा के लिए n का मान सम संख्या आए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, है ना। कुछ ऐसे थीटा है जिसके लिए तो पॉसिबल है कि सम संख्या आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा थीटा का वैल्यू आएगा जिसके लिए n का मान सम संख्या नहीं आ सकता है ना। जैसे मान लो 72 डिग्री, 72 डिग्री हम ले लें, तो अगर हम 72 डिग्री लेंगे तो n का मान शायद 5 आ जाएगा, है ना, और वो की सम संख्या नहीं है, 5 जो है सम संख्या नहीं है। तो जब अगर n सम संख्या नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, है ना। इसको देखते हैं, पहले आप इसको छाप लो। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग कि जब n का वैल्यू विषम आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे। n का वैल्यू जब विषम आ जाएगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज। चलिए सेकंड नंबर देखिएगा कि n = 360 बाई थीटा हम तब भी यूज करेंगे
यदि n विषम हो, अगर हम ये फॉर्मूला यूज किए और n का वैल्यू क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो भी यहां पर दो केस बनेगी। पहला केस तो ये कि यदि वस्तु सिमेट्रिकली रखा हो, तब नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n-1 के बराबर होगा। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बाबू, n-1, जब वस्तु किस में रखा हो, सिमेट्रिक में रखा हो, ठीक है। लेकिन यदि वस्तु नॉन सिमेट्रिकली रखा हो, यदि वस्तु नॉन सिमेट्रिकली रखा हो, तब आपका जो नंबर ऑफ इमेज होगा ना, वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर n का मान विषम आ जाए तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इमेज कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखे हैं, सिमेट्रिक रखे हैं या फिर नॉन सिमेट्रिक रखे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लें कि थीटा का मान हम चलो सोचते हैं 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री है। तो अगर सिर्फ थीटा का मान 72 डिग्री दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, n = 360/72 करेंगे तो 5 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा, है ना, पूरी तरह से कट जाएगा। तो n = कितना आया, 5। अब कंफ्यूजन है भैया कि 5 ले कि 4 ले, क्योंकि यहाँ n-1 है, यहाँ n है, क्या लेंगे हम, 5 की 4। तो हमको देखना है कि वस्तु को कैसे रखा गया है, सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक। तो ये चीज़ आपको सवाल में दिया हुआ होगा कि दो समतल दर्पण है, उसके बीच का एंगल इतना है, ठीक है, और वस्तु को सममित रखा गया या फिर असममित रखा गया, सिमेट्रिक रखा गया या फिर नॉन सिमेट्रिक रखा गया, ऐसा सवाल में दिया हुआ होगा। तो अगर सिमेट्रिक बोल रहा है तो नंबर ऑफ इमेज जो भी आएगा 360/θ करने के बाद उसमें से 1 घटा देंगे। तो सिमेट्रिकली जब रखा है तो नंबर ऑफ इमेज दिखाएगा। लेकिन अगर सवाल में कह रहा है कि नॉन सिमेट्रिक रखा है तो जो भी n का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको मानना है कि वस्तु जो है सिमेट्रिक ही रखा गया है, ऐसा आपको एजम्पशन करना है कि मतलब वस्तु किस अवस्था में रखा हुआ है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि मान ले कि वस्तु सिमेट्रिकली रखा है, ठीक है। ऐसा सवाल में दिया हुआ रहेगा, रेयर केस में ऐसा कि सवाल में नहीं भी दिया हो तो आपको मानना है, नहीं दिया है कुछ तो सिमेट्रिकली मानना, अगर जब दिया है तो फिर दिया है। तो n = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n-1 यानी 5-1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी में नॉन सिमेट्रिक रखा है कि सवाल ऐसे होता कि दो समतल दर्पण हैं और दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहां से एंगल बन रहा है, चलो इसी को अगर हम ले लें कि यहां पे एंगल बन रहा 32 डिग्री और यहां पे एंगल बन रहा 40 डिग्री। देखो 40 + 32 = 72, यहां पर भी है 72 डिग्री है। लेकिन बताओ ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। तो आंसर है, देखेंगे कि एंगल अगर बराबर रहेगा तो सिमेट्रिक, एंगल अगर दोनों मिरर के साथ में सेम एंगल पे ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिक, अगर अलग अलग एंगल पे है तो नॉन सिमेट्रिक। तो देख रहे हैं एक 32 डिग्री और दूसरा क्या है 40 डिग्री पे है, तो ये किस में आएगा, नॉन सिमेट्रिक में आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। तो नॉन सिमेट्रिक में जब रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज जो है 360/θ, 360/θ की जगह कितना है 72, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। और रूल क्या कहता है कि अगर नॉन सिमेट्रिक हो तो जो भी आपका n आ रहा वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। क्लियर हो रहा बात। चलिए तो अब देख लिए कि जब n विषम आएगा तो क्या होगा, n सम आएगा तो क्या होगा, ठीक है। एक और होता है कि जरूरी नहीं है कि n जो है हर बार एक फ्रैक्शन ही हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं 5 है, ठीक है, उसके बाद इससे पहले वाले में देखे तो 6 आया था। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि n का मान आ जाए 10.7 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या लेंगे हम? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि थीटा का मान है 35 डिग्री, है ना। इसको लिख लिया था वैसे। मान लेते हैं कि आप लोग बना करके भी देखो, थीटा इज इक्वल टू है 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो कैसे हम बनाएंगे? थीटा का मान हम ले लिए सवाल, एज ए सवाल इसको लो कि थीटा इज इक्वल टू है 35 डिग्री। तब नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा ये आपको बताना है। फॉर्मूला लगाएंगे यार, थीटा एन इज इक्वल टू क्या होता है 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा के जगह पर रखेंगे 35 से 360 में डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जो आएगा वैल्यू 10.2 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब इनका जो वैल्यू है ना तो सम है ना तो विषम में है, ये एक डेसिमल नंबर में है, ठीक है। ये फ्रैक्शन नहीं है, कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, ये डेसिमल में है, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल नंबर में आ गया है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो आंसर है कि ऐसा सिचुएशन में हम पॉइंट से पहले जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, पॉइंट से पहले जो फ्रैक्शन दिख रहा है वही आपका नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा, ठीक है। पॉइंट से पहले जो भी डिजिट आपको दिख रहा वही आपका क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक के बाद? अब इसी में मान लो कि दो समतल दर्पण अगर समांतर रखा हो, दो समतल दर्पण समांतर रखा हो, समांतर समतल दर्पण देखिए ना, सैलून वगैरह में देखते हो ना कि एक दर्पण इधर है एक दर्पण इधर है ना, कई सारा दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि दर्पण इस अवस्था में है कि एक दर्पण इधर एक दर्पण इधर, दोनों के दोनों मिरर किस अवस्था में है? समांतर है, ठीक है। तो अगर दो समतल दर्पण समांतर है तो इस ऑब्जेक्ट का कितना सारा इमेज बनेगा? तो आप अगर सैलून दुकान में गए हैं और जा करके मान लो कि बैठे हो सीट पे, है ना, सामने भी एक मिरर लगा हुआ है पीछे भी एक मिरर लगा हुआ है, तो देखते हैं ना कि कई सारा इमेज बनता है, वहां पे अनंत इमेज बनती है ना। मतलब ऐसा दूर तक के लगता है कि सिर्फ हम ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पीछे भी देखते तो वैसे ही दिखता है। तो अगर समांतर रखा हो तो उस स्थिति में थीटा जो होता है वो थीटा कितने के बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है ना। और अगर थीटा 0 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला रखेंगे 360 बाई थीटा, 360 बाई 0 और 1/0 जो है लगभग इन्फिनिट के बराबर होता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। यानी नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में वो कितना इमेज बनेगा? तो आंसर है अनंत इमेज बनने वाला है, ठीक है। ऐसे स्थिति में कितना इमेज बनेगा? अनंत इमेज, जो कि हम लोग को प्रैक्टिकली दिखता भी है ना, चाहे वो सैलून हो या फिर ब्यूटी पार्लर, है ना। तो हर जगह पे जहाँ पे भी समतल दर्पण रखा हो और इस अवस्था में है समांतर रखा हो तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? इन्फिनिट बनेगा, ठीक है। तो और उसी में 90 डिग्री अगर रख लेंगे, एक केस ये भी हो सकता है कि मान लो समतल दर्पण ऐसे है और दूसरा दर्पण ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका कितना इमेज बनेगा? तो 90 डिग्री में तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, n इज इक्वल टू 360 बाई 90, 4 बार में कट जाएगा, ये आपका सम संख्या है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा ना, 3 इमेज बन जाएगा। तो अब जो भी आपके पास थीटा है, थीटा को रख करके चेक करना है। अगर सम संख्या आ रहा है तो 1 घटाना है, विषम संख्या आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक रखा हुआ है या नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो 1 घटा करके बताएंगे आंसर, नॉन सिमेट्रिक है तो जो आपका n का वैल्यू आ रहा है वो n रह जाएगा विषम संख्या में। सम संख्या आएगा तो चाहे वो सिमेट्रिक रखें नॉन सिमेट्रिक रखें आपको 1 घटाना ही पड़ेगा। बाकी ये अगर समांतर रखा हो तो इन्फिनिट इमेज बनेगा, 90 डिग्री पे रखा हो तो 3 इमेज बनेगा इसका, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो या फिर नॉन सिमेट्रिक हो। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था नंबर ऑफ इमेज का, ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, इसको जब तक आप नोट डाउन कर लो। चलिए लिख लिए हैं, इसको
इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए देखो, समतल दर्पण में एक और गुण होता है जिसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन तो वो सिंपल है। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में जब हम समतल दर्पण के सामने जब खड़ा होते हैं ना, तो हमारी जो इमेज बनती है वो एकदम हूबहू तो इमेज तो बनेगा ही, है ना, सीधा भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है। वो चेंजेस ये होता है कि हमारा जो वस्तु है, हम हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसका जो दायां साइड है ना, वो दर्पण में बाएं साइड में दिखता है, और जो उसका बायां साइड है वो दर्पण में दाएं साइड दिखता है। इसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन, है ना। यानी दायां भाग जो है, दायां भाग बाएं भाग में दिखता है, बाएं भाग में दिखता है, और बायां भाग किस में दिखता है, दाएं भाग में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये समतल दर्पण है हमारा, ठीक है, ये है हमारा एक समतल दर्पण। नाम रख दो, बिना नाम का थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो mm' मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है, और यहां पे मान लो कि एक लेटर है R। तो इस R का जो इमेज बनेगा बाबू, पीछे दर्पण के पीछे जो इमेज बनने वाला है इस R का, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इस R का जो राइट साइड का हिस्सा है, जो दायां हिस्सा है, वो दर्पण में बाएं साइड में बनेगा, और जो बायां हिस्सा है वो दर्पण में दाएं साइड में बनेगा। यानी इसमें आपको मिरर में जो R दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस इन्वर्जन को ही हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन, कि दायां साइड बाएं भाग में और बायां साइड दाएं भाग में हमको दिखाई पड़ता है इमेज में। अगर इसी में मान लो कि हम एक घड़ी का इमेज बना के देखें, घड़ी का बना करके देखें हम, कि मान लो कि यहाँ पे एक घड़ी है, और इस घड़ी में मान लो 3 बज रहा है। कितना बज रहा है, 3, है ना। तो जो दर्पण में दिखाई देगा हमको, जो दर्पण में इसका इमेज बनेगा बाबू, वो इमेज में कितना दिखाई देगा, तो आंसर है कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो ऊपर है उसको तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो राइट साइड वाला लेफ्ट बन जाएगा, और जो ऊपर था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा। इसका राइट देखो, लेफ्ट देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस इन्वर्जन को क्या कहते हैं हम, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था समतल दर्पण से रिलेटेड। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मजा आएगा, थोड़ा बहुत हम लोग सवाल करेंगे, है ना। थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी जो कि 11 क्लास में पढ़ना होता है उसका फील लेंगे, और उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज को, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, एक प्यारा सा हेडिंग है, प्रतिबिंब का वेग। प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक समतल दर्पण है, ठीक है, हमारे पास एक समतल दर्पण है। देखो इसमें हम लोग सबसे पहले मानेंगे, केस फर्स्ट में मानेंगे कि अभी दर्पण को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हिला डुला नहीं रहे, दर्पण लाए हम फिक्स कर दिए हैं। दर्पण जो है हमारा वो किस अवस्था में है बाबू, रेस्ट पे है ना। तो केस फर्स्ट में लेंगे कि यदि दर्पण स्थिर हो, है ना, रेस्ट पे हो, दर्पण को हम लाए दीवार में टांग दिए, ठीक है, तो रेस्ट पर हो, तो उस स्थिति में दर्पण जब रेस्ट पे हो, उस स्थिति में मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है O, मान लो हम है O, ठीक है, और हम दर्पण की तरफ भागे जा रहे,
तो उस दर्पण में जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज कितने वेग से भागेगा, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, तो मान लो कि ये वस्तु जो है दर्पण के तरफ, मान लो ये वस्तु जो है दर्पण के तरफ VO वेलोसिटी से भाग रहा। ठीक है, ये वस्तु है दर्पण की तरफ VO वेलोसिटी से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो इस वस्तु का इमेज जो बनेगा, दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगा वो इमेज कितने वेलोसिटी से आएगा। तो आंसर है कि जब वस्तु यहाँ पे है तो दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पे इमेज भी इसका बनेगा। और अगर वस्तु भाग रही दर्पण की तरफ तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ जाएगी वैसी वैसी डिस्टेंस कमते जाएगा, तो इमेज का भी डिस्टेंस कमना चाहिए। तो इमेज क्या होता है, दर्पण की तरफ भागता है, तब तो डिस्टेंस कमेगा ना। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु भी यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो इमेज यहाँ पे है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। अब धीरे धीरे करके वस्तु जा रही है, इमेजिन करो कि धीरे धीरे करके वस्तु जा रही है, तो इमेज भी तो धीरे धीरे करके आएगा, तब तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन होगा, है ना, डिस्टेंस बराबर होगा। तो आंसर है जितने वेग से, और ऐसा तभी पॉसिबल है कि जितने वेग से वस्तु दर्पण की तरफ जाती है उतना ही वेग से इमेज भी दर्पण की तरफ आता हो। और ये कौन सा वेग है, तो आंसर है कि ये दर्पण से अभिलंबवत वेग है, जो दर्पण का अभिलंब डायरेक्शन में है ना, दर्पण ऐसे है और ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है, 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है। ठीक है, तो जो दर्पण के सामने वस्तु का अभिलंबवत वेग प्रतिबिंब के अभिलंबवत वेग के बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं। देखो VO का दिशा इधर और VI का जो दिशा होगा, इमेज का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इधर। यानी हम कह सकते हैं कि VO और VI आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे हम क्या चिपका देंगे, माइनस साइन चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे, माइनस, जिससे ये पता चलेगा कि VO और VI आपस में बराबर है, बट दिशा दोनों का क्या है, विपरीत है। लेकिन ये कब होगा, ऐसा कब होता है, जब दर्पण से कोई वस्तु अभिलंबवत वेग से आ रहा हो, दर्पण के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है वेग का डायरेक्शन, तो हम उस स्थिति में कहेंगे कि वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग दोनों आपस में बराबर है और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ये अभिलंबवत वेग है। कौन सा वेग है, अभिलंबवत, दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना करके जा रहा। देखो वेग का डायरेक्शन इधर है और दर्पण ये है ना, तो ये है वेग का डायरेक्शन और दर्पण ये है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब वस्तु दर्पण की ओर अभिलंबवत वेग से जाती है तो वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग आपस में बराबर होता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, किसके सापेक्ष है, क्योंकि जब भी हम लोग वेग फाइंड करते हैं तो किसी न किसी का सापेक्ष लेते हैं। तो ये जो वेग है बाबू, ये वेग है मिरर के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी मिरर देख रहा है, मिरर ऑब्जर्वर है, ठीक है, मिरर ऑब्जर्वर है, और वो क्या देखता है कि एक वस्तु, एक छोटी सी वस्तु जो है, प्यारी सी वस्तु, बड़ा सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक वस्तु जो है मिरर के तरफ VO वेग से आ रही है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मिरर। तो ये जो वेलोसिटी है ये किसके सापेक्ष है, किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज किसके सापेक्ष, मिरर के सापेक्ष। ये बराबर होता है इमेज के वेलोसिटी का, और इमेज का वेलोसिटी भी किसके सापेक्ष है, ये वेलोसिटी भी किसके सापेक्ष है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि इमेज को भी तो मिरर आते हुए देखता है। यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए और मिरर के लिए, दोनों के लिए ऑब्जर्वर कौन है, मिरर है, ठीक है। तो मिरर को ऐसा दिखता है कि ऑब्जेक्ट हमारे तरफ VO से आ रही है, मिरर को ऐसा लगता है कि पीछे से प्रतिबिंब आ रहा VI से, है ना। तो VIM और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। जनरल की आप बस इतना याद रख लो कि जितना तेजी से तुम दर्पण के सामने भागोगे उतना ही तेजी से आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ आएगा। जितना तेजी से तुम दर्पण की तरफ जाओगे उतना ही तेजी से आपका प्रतिबिंब आपके तरफ आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि
मिरर है, यहां पर तुम हो, ठीक है। थोड़ा सा बाल बड़ा कर देते हैं, है ना। तो मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और यहां से तुम जा रहे हो मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहे हो? 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपका जो इमेज बनेगा, यहां पे इमेज जो बनेगा वो इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड से दर्पण की तरफ आएगा। जितना तेजी से तुम भागोगे उतना ही तेजी से आपका इमेज आएगा। ये सब कब पॉसिबल है? जब मिरर किस अवस्था में होना चाहिए? रेस्ट में। यहां भी मिरर किस अवस्था में है? रेस्ट में है ना। जब मिरर रेस्ट में होगा और वस्तु अभी लंबवत गति कर रहा है तो वस्तु का वेग, प्रतिबिंब का वेग दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग दोनों आपस में बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं, है ना। चलिए यहां तक के क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, इसको लिख लो। चलिए लिख लिए हैं, मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा लेते हैं ना। ये तो था पहला पॉइंट कि मतलब जब दर्पण के सामने वस्तु अभी लंबवत वेग से आती है तो वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग आपस में बराबर होता है और दिशा दोनों का क्या होता है? विपरीत होता है ना। अब मान लो कि एक दर्पण है, ठीक है, और अब जो है ऑब्जेक्ट अभी लंबवत वेग से नहीं जा रही है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो दर्पण के समांतर है, ठीक है। ये दर्पण है, दर्पण अब भी रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट भी ओ वेलोसिटी से दर्पण के समांतर मूव कर रही है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो अब इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? यहां पे इमेज बन रहा होगा, यहां पे इमेज बन रहा है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? तो फिर से वही सिचुएशन कि अगर मान लो वस्तु यहां है तो उसका इमेज ठीक इसके लंबवत दूरी पे बनेगा। बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है ना तो इमेज भी वैसा ही ऊपर चलेगा। जिधर जिधर वस्तु जाएगी उधर उधर इमेज जाएगा। वस्तु और इमेज कभी भी अलग नहीं हो सकता है ना। तो जैसे जैसे वस्तु चलेगी वैसी वैसी इमेज चलेगा। जितने वेग से वस्तु जाएगी उतना ही वेग से इमेज भी जाएगा। यानी वस्तु का वेग और इमेज का वेग दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब मिरर क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए, है ना। तो इस सिचुएशन में VO और VI दोनों आपस में बराबर है और इस बार नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? जल्दी बताओ क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन और इमेज के वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है। ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा, इमेज भी ऊपर जा रहा। इससे पहले क्यों डाले थे? क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रही थी और इमेज ऐसे जा रहा था, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे, इसलिए एक को प्लस दूसरे को क्या माने हम? माइनस माने। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ऊपर का वाई डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ले लिए हैं। तो जब भी मिरर, जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चलता हो तो VO और VI आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर इसी में हम मिरर को भी मोशन में ला दें, रेस्ट से हम मोशन में कर दें, मान लो मिरर को हम मोशन में भी कर दें, तो क्या इस वेलोसिटी के जो रिलेशन है V और VI बराबर है, इसमें कोई चेंजेस आएगा? अगर हम मान लो मिरर को ऊपर लेके जाना शुरू कर दें, क्या V और VI बदल जाएगा? नहीं। मिरर तुम ऊपर लेके जाओ, मिरर नीचे लेके जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब? जब ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा हो? मिरर के पैरेलल चलता हो। लेकिन इससे पहले वाले केस में जो अभी लंबवत चल रहा था उसमें फर्क पड़ जाएगा। उसमें VO और VI आपस में बराबर नहीं होंगे। जब मिरर चलने लगेगा तो वो कितना होगा अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब मिरर के साथ में ऑब्जेक्ट पैरेलल चलता हो तो मिरर रेस्ट पे हो या मोशन में हो, चाहे वो मिरर ऊपर जाए, मिरर नीचे आए, मिरर इधर जाए, मिरर इधर जाए,
इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पैरेलल चलता हो, तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ओ और वी आई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हो रहा बात? तो अब मिरर रेस्ट में हो या मोशन में हो, जब वस्तु दर्पण के समांतर चलती है तो वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एंगल के बारे में। इसी में तुम देख लो कि एंगल क्या होगा, है ना। मान लो ये दर्पण है और अगर मान लो वस्तु इधर जा रही है थीटा एंगल बना के वी ओ वेलोसिटी से, तो इसका इमेज भी उतना ही एंगल पे जाएगा, है ना। इमेज भी उतना ही एंगल पे जाएगा, यानी जितना एंगल पे वस्तु मूव करती है उतना ही एंगल पे इमेज भी मूव करता है। वस्तु के वेग की दिशा और दर्पण के बीच बनने वाला कोण प्रतिबिंब के वेग की दिशा और दर्पण के बीच बनने वाला कोण के बराबर होता है। मतलब वस्तु का वेग, दर्पण के बीच का एंगल, प्रतिबिंब का वेग और दर्पण के बीच का एंगल दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है ना। तो ये थीटा चेंज नहीं होता। अगर वस्तु ऐसे जा रही तो प्रतिबिंब ऐसे जाएगा, तो अब भी 90 डिग्री का कोण बन रहा। अगर वस्तु ऐसे जा रही तो प्रतिबिंब ऐसे जाएगा, तो अब भी दर्पण के साथ में 0 डिग्री का कोण बन रहा। तो मतलब जितने एंगल से वस्तु दर्पण के साथ में मूव करती है उतना ही एंगल से प्रतिबिंब भी दर्पण के साथ मूव करता है। ठीक है, तो एंगल दोनों का क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला केस लेते हैं कि अगर दर्पण मोशन में आ जाए तो हमारा जो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है वो रिलेशन में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके तुम लोग इसको छाप लो जल्दी से। चलिए सेकंड नंबर में हम देखते हैं सेकंड केस 2। यदि दर्पण गति में हो, ठीक है, यानी दर्पण के पास भी अब वेग आ जाए, दर्पण गति में हो। मान लो कि एक मिरर है, अब ये मिरर रुका हुआ नहीं है। मान लो कोई मिरर को लेके भागता हुआ आ रहा, तुम मिरर की तरफ भाग रहे हो, तो आपका इमेज कितने से भागेगा, कितने वेग से भागेगा, इस चीज को फाइंड करना है ना। मिरर है, मान लो मिरर जो है इधर जा रही है vm वेलोसिटी से, है ना। vm वेक्टरली ले लेते हैं कि मिरर आपका इधर आ रहा, कितने वेग से आ रहा है? vm वेग से। आप मिरर की तरफ भाग रहे हो, कितने वेग से? vo वेग से। आपका इमेज आपकी तरफ भाग रहा है, कितने वेग से? vi वेग से। और अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, है ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, इधर वाला जो भी डायरेक्शन आएगा सबको पॉजिटिव मानेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव मान लेंगे। तो अब आपको VO, VM और VI में रिलेशन फाइंड करना है, तब जाके हमारा सवाल बनेगा। सवाल ये हो सकता है, कुछ भी सवाल, कि मान लो कि एक मिरर है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गति कर रही है, ठीक है। एक वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गति कर रही है, तब उसका इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, इमेज के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, या इमेज किस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आ सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको तीनों में रिलेशन फाइंड करना, तब तो जाकर के हम इसका वैल्यू या इसका वैल्यू या इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर अभिलंबवत गति कर रहा होगा तो एक रिलेशन पढ़े हम लोग, VOM ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ V ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर ले, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से लिखे, जैसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी में देखा होगा कि VAB जो है कहीं ना कहीं VA माइनस VB के बराबर होता है। VAB का मतलब है कि A का वेलोसिटी निकालना है किसके सापेक्ष? B के सापेक्ष, तो वो बराबर होता है VA माइनस VB का। तो अगर हम उसी तरह से इसको एक्सपैंड करें तो VOM को हम लिख सकते हैं VO माइनस VM इज इक्वल टू माइनस पहले से लगा हुआ है, VIM को लिख सकते हैं VI माइनस VM। अब माइनस को अगर हम मल्टीपल कर दें तो VO वेक्टर VO माइनस VM
इज इक्वल टू माइनस वी आई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी एम। अब अगर हम वी आई को इधर लेके चले आए तो वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एम उधर जाएगा तो 2Vm बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी वी ओ वी आई और वी एम के बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है। इस रिलेशन में वी ओ वी आई का वैल्यू रख के वी एम निकाल सकते हैं, वी एम वी ओ का वैल्यू रख करके वी आई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर सवाल बनेगा और देखते हैं सवाल। पहले आप इसको अच्छे से छाप लो और एक सवाल यहाँ पे हम दे देते हैं। मान लो कि एक मिरर है और वो इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, मान लो ऑब्जेक्ट जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है कि इसका इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रही है, मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है 2 मीटर से, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रही है 4 मीटर से, तो आपको बताना है कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। चलिए जल्दी से बनाइए, फॉर्मूला आपके पास में है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं कि देखो अभी रिलेशन क्या आता है कि वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू 2Vm, यह रिलेशन आया था ना। वी ओ इज इक्वल प्लस वी आई इज इक्वल टू 2Vm। अब अगर हम देखें बहुत अच्छे से तो वी ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड। रख देते हैं यहाँ पे वी ओ की जगह पे 4, वी आई निकालना है 2, वी एम का वैल्यू, तो वी एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मिरर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 2 कर देते हैं। कोई दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग -2 यूज करेंगे। क्या देख रहे हैं, इधर वाला 4 मीटर पर सेकंड मान लो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव लेंगे ना, डायरेक्शन जो है आपका उसको तो साइन कन्वेंशन पुट करना है। तो यहाँ बच गया 4 प्लस वी आई इज इक्वल टू 2 2 जा -4, और ये 4 उधर जाएगा तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यानी वी आई का वैल्यू आया -8 मीटर पर सेकंड। यानी इमेज जो है इधर दौड़ते हुए आएगा कितने से, 8 मीटर पर सेकंड से। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को प्लस दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। चलिए क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे। अब चलो एक अच्छा सवाल लेते हैं, अच्छा सा सवाल। मान लो कि एक कार है ना, कार है, मान लो कार है, कार में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। कार के पीछे एक मिरर लगी हुई है, समतल दर्पण, और इस कार के पीछे पीछे एक सुंदर कन्या भाग रही है। मान लो कार के पीछे एक सुंदर कन्या जो है कार की तरफ ही भागे जा रही है, और इस कन्या का जो वेग है वो वेग ले लेते हैं, मान लो 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। और ये जो कार का वेग है, ये कार का वेग है 10 मीटर पर सेकंड, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, चेंज नहीं हो रहा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कार भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कन्या भाग रही 4 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि इस कन्या का जो इमेज बनेगा मिरर में, उस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, ये आपको बताना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, सिंपल जो तरीका है फार्मूला, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो बना एक बार अपने से, वीडियो पॉज करके।
बन गया। देखो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू 2 VM। वी ओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम ये कर रही है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 4 रख दिए, प्लस वी आई निकालना है 2, VM का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आंसर है कि जिस वेग से कार जा रही होगी उसी वेग से मिरर भी चल रहा होगा। कार में तो मिरर बंधा हुआ है ना, तो जैसे जितने वेग से कार जा रही है उतने वेग से मिरर जा रहा है, तो कार का वेलोसिटी कितना है 10। और देखो सबका डायरेक्शन इक्वल है, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन भी इक्वल रखेंगे। ये भी फोर्स इधर ही भाग रही है, कार भी इधर ही चल रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिए। तो अब वी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 माइनस 4, देयरफॉर वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। 20 में से 4 जाएगा 16 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया। यानी कि इसमें जो इमेज दिखाई देगा वो इमेज कितने वेग से दिखाई देगा, 16 मीटर पर सेकंड से, और इमेज का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बन गया, सॉल्व हो गया। अब इसी में कैसा सवाल हो सकता है, तो इसी में एंगल पे सवाल दिया जा सकता है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ ना कुछ एंगल पे मूव कर रही है, तो उस सिचुएशन में उसका वेग क्या होगा, और मिरर भी मूव कर रहा है। तो पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद उस तरह का सवाल भी लेते हैं। चलिए देखिए, तो एंगल वाला सवाल कैसे हो सकता है, उसके बाद मिरर से रिलेटेड यानी इमेज से रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा वो सारा का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी सवाल दे दिया जाए। तो एंगल से रिलेटेड देखो सवाल कैसे हो सकता है, तो मान लो जैसे मेरे पास एक मिरर है, ये आपका एक सुंदर सा मिरर है ना, डैश इसका नाम रख देते हैं। और सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे मूव कर रही है, और ये जो जिस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट है वो इधर भाग रही है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना करके है 37 डिग्री, और ये मिरर जो ऑब्जेक्ट का जो वेग है ना बाबू, वो वेग है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब इसमें हम चाहें तो मिरर का भी कुछ वेग ले सकते हैं, या मिरर को हम रेस्ट पे मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मिरर को रेस्ट पे मानेंगे तो सवाल और आसान हो जाएगा। तो चलो मिरर को भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। मान लो मिरर जो है वी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, वी ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा, बना के दिखाओ। वी ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो वी ऑफ आई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में बांट देंगे। तो अगर हम 5 का लेंगे, हम एक्स एक्सिस में कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा 5 cos 37, जो कि आ जाएगा आपके 4 मीटर पर सेकंड के बराबर में आएगा। ठीक है, इधर 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इधर लेंगे हम लोग 5 sin 37, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया 4 मीटर पर सेकंड और दूसरा क्या हो गया आपका 3 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि एक्स यानी मिरर के अभिलंबवत जो वेलोसिटी है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड, और मिरर के जो पैरेलल है वो कितना है 3 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग को पता है कि जो पैरेलल वेलोसिटी है वो चेंज होता नहीं है, तो अगर यहाँ 3 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी कितना रहेगा 3 मीटर पर सेकंड। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर कितने वेग से जाएगी 3 मीटर पर सेकंड से, रिजल्टेंट नहीं निकला, सिर्फ ऊपर का वेलोसिटी। अब ये 4 मीटर पर सेकंड में चेंजेस आएगा, है ना, और वो चेंजेस कितने आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू 2 VM। वी ओ का वैल्यू 4 ले लेंगे, वी आई का वैल्यू निकालना है अभिलंबवत के लिए। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसके लिए था, अभिलंबवत वेग के लिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए, है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए। ठीक है, 2 VM का वैल्यू कितना है, तो VM का वैल्यू 2 है, और ये माइनस में है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -2 ले लेंगे। तो 4 प्लस वी आई इज इक्वल टू -4, देयरफॉर वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा -8 मीटर पर सेकंड। -8 का मतलब हो गया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से।
तो ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको तो हम लोग वेक्टरली लिख सकते हैं, v ऑफ i इज इक्वल टू 3j कैप माइनस 8i कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। या अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऐसे फाइंड करते हैं ना, x का जो मतलब x का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो y का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 9 हो जाएगा 73 रूट 73, यानी वी आई का जो वैल्यू आया है वो कितना आया, रूट 73 मीटर पर सेकेंड। यानी इमेज का जो वेलोसिटी होगा बाबू वो कितना होगा, रूट 73 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर एंगल से रिलेटेड सवाल रहेगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, बाकी जो नॉर्मल सवाल रहेगा तो नॉर्मल बनाएंगे। तो पूरा का पूरा प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने सारे पॉइंट थे वो सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी आएगा वो टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।